नमस्कार। NIOS के DLED के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा शिक्षण के कोर्स कोड 503 के अंतर्गत पठन की विभिन्न प्रकार की विधियां जो है उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पठन भाषा कौशल में अपने आप में एक महत्वपूर्ण कौशल है और पठन के जब विविध प्रकारों की हम चर्चा करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि पठन है क्या। पठन एक कला है। मनुष्य के व्यक्तिगत विकास और सफल अभिव्यक्ति के लिए इसे समझना अत्यंत ही आवश्यक है। अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से पठन एक है और इसे प्राप्त करने के लिए इसका विस्तार समझना होगा। लिखित लिपि जो है उसके साथ साथ हम पठन का जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पठन का अर्थ क्या है? लिखित लिपि संकेतों को देखकर पाठक के मन में जो अर्थबिंब बनता है उसे हम पठन कहते हैं। पठन में चिंतन की प्रक्रिया भी सम्मिलित होती है, अर्थात ध्वनियों के प्रति प्रतिबद्ध शब्दों को पहचान कर उनको मुख से उच्चारित किया जाता है और इस उच्चारण करने की जो कला है, जो कौशल है, उसे हम पठन के अंतर्गत लेकर के आते हैं। पठन शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पठन क्या है ये जानने के बाद आज का जो हमारा मुख्य विषय है जिस पे हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ आमने सामने हैं, उसमें हम पठन के प्रकारों पर आप विस्तृत चर्चा करेंगे। पठन में सबसे पहले आता है सहस्वर वाचन, मौन वाचन और संवेद वाचन। पठन में मुख्य ये तीन प्रकार के वाचन और 3 प्रकार के पठन दोनों आते हैं। सहस्वर पठन, मौन पठन और संवेद पठन। सहस्वर क्या है? सहस्वर किसी भी गद्यांश को, पद्यांश को, लेख को या पाठ्य सामग्री जो भी हमारा है उसे जब हम स्वर के साथ उसका पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं तो वह सहस्वर होता है। और सहस्वर वाचन में सबसे बड़े ध्यान रखने की जो आवश्यकता है वो है कि हमारा जो स्वर है वो लय में होना चाहिए, ताल होनी चाहिए, हमारी रिदम होनी चाहिए, उसके साथ साथ गति होनी चाहिए, यति होनी चाहिए, आरोह होना चाहिए, अवरोह है एवं व्याकरण आदि चिन्हों का प्रयोग निश्चित रूप से होना चाहिए और स्वर के साथ हम पढ़ेंगे उसको। दूसरा आता है मौन वाचन। जब किसी भी लेख को या पठित सामग्री का हम पढ़ते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, उसका वाचन करते हैं, उस वाचन के बाद में वो श्रोता के लिए होता है। उसमें जो प्रतिपक्ष होता है वो श्रोता होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति जब वाचन करता है या अनेक व्यक्ति जब सहस्वर वाचन करते हैं और सहस्वर पठन करते हैं तो उस पठन के लिए सामने आपको कोई सुनने वाला होता है, कोई श्रवणकर्ता होता है जो आपको और एक समूह को सुन रहा है। उस सुनने के अंतर्गत स्वर तो है लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो सुना गया जो हमारा गद्यांश, पद्यांश, कहानी, कविता, आदर्श वाचन या कोई लेख या कोई कथा, उपन्यास, निबंध जो भी है उसको श्रोता गहन रूप से उसे समझ पाए, उस पर चिंतन कर पाए, उसको विचार कर पाए। इसलिए सहस्वर वाचन के बाद दूसरा जो वाचन का और पठन का हमारा प्रकार है वो हमारा होता है मौन पठन। मौन पठन अपने आप में जो मौन शब्द है वही उसको परिभाषित कर रहा है। मौन, चुप रह करके हम किसी भी पाठ्य सामग्री को पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने के लिए हम उसके उच्चारण नहीं कर रहे हैं, हमारा स्वर हमारे मुखार बिंद से बाहर नहीं आ रहा है, हम उसको पढ़ रहे हैं और ऐसा पठन होता है जो चुपचाप एकाग्र होकर के व्यक्ति उसको पढ़ता है। सहस्वर पठन, मौन पठन के बाद में हमारा एक और पठन का प्रकार है वो आता है संवेद पठन। संवेद को हम सामूहिक पठन भी कह सकते हैं। दो से अधिक या एक पूरा समूह जब किसी भी लिखित या फिर किसी भी साहित्य को, किसी पत्र को, किसी लेख को, किसी भाषण को, निबंध को या कहानी को, कविता को या श्लोक को जब एक साथ ऊंचे स्वर में जब उच्चारित करते हैं, सामूहिक रूप से जब उनका पठन होता है, गान होता है तो वो संवेद पठन कहलाता है। और संवेद पठन जो है वो हमारा सामूहिक पठन भी होता है। हमने
पठन क्या है और पठन के प्रकार कौन कौन से हैं, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हमने पठन के अभी भी 3 प्रकारों की चर्चा करी, सहस्वर पठन, मौन पठन और उसके बाद में हमारा सम्मिलित और सामूहिक पठन। सबसे पहले हम सहस्वर पठन क्या है इसको जानने का और विस्तृत तरीके से और विस्तार में हम इसे जानना चाहेंगे। सहस्वर पठन में शुद्ध तथा उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, उसमें गति होनी चाहिए, यति होनी चाहिए, लाल, लय, ताल, स्वर, आरोह, अवरोह और विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखकर प्रवाह और प्रभाव के साथ पढ़ने की दक्षता का विकास किया जाता है। अध्यापक या जो पाठक, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो जब सहस्वर पढ़ता है तो उसमें उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध उच्चारण निश्चित रूप से कभी भी किसी को प्रभावित नहीं कर पा रहा। गति होनी चाहिए, किस गति से आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आपका लय होना चाहिए, आप लय में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक उदाहरण से आपको इसको समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए कि काव्य पाठ हो रहा है और काव्य पाठ में हमने एक कविता जो है वो उसको हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें यति और गति को किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं और हमने कहा, यद्यपि मैं जानती हूँ कि मैं द्रोणाचार्य जैसी नहीं, किंतु तुम अर्जुन बनो ये असंभव भी तो नहीं। इसमें आपने देखा होगा ये जो 2 पंक्तियाँ मैंने उच्चारित करी, इन 2 पंक्तियों में आरोह और अवरोह भी है। कहाँ आपका स्वर ऊपर जा रहा है, कहाँ आपका स्वर नीचे आ रहा है और कहाँ आप उसको विराम दे रहे हो। जब मैंने कहा कि यद्यपि मैं जानती हूँ कि मैं द्रोणाचार्य जैसी नहीं, किंतु तुम अर्जुन बनो ये असंभव भी तो नहीं। तो इस तरह से जो सहस्वर वाचन होता है उसमें स्वर के साथ साथ हमारे जो बाकी जो हमारे नियमावली है उनका भी ध्यान में रख जाना आवश्यक होता है। शिक्षक कक्षा में जब पढ़ाता है, कक्ष में जब शिक्षण, प्रशिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया चलती है, तो शिक्षक पढ़ाते समय आदर्श वाचन करता है। आदर्श वाचन से अभिप्राय है कि इस तरह का वाचन जो श्रोता को, श्रवणकर्ताओं को, जो सामने आपके छात्र बैठे हैं उनको प्रभावित करे, उनको समझ में आए, आपका स्वर स्पष्ट हो और वो उसको अनुकरण करने के लिए प्रेरित हो, कि वो आपको अनुकरण करे, आपके पीछे पीछे चलने की कोशिश करे। ऐसे में अध्यापक का स्वर जो है वो आदर्श वाचन होता है, तभी छात्र और छात्राएं उस सहस्वर वाचन का बाद में अनुकरण वाचन करते हैं। और इस तरह से सहस्वर पाठन का जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें छात्र और अध्यापक या फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह और अनेक व्यक्ति और अनेक विद्यार्थियों का समूह सहस्वर वाचन करते हैं। ये तो बात हुई कि सहस्वर पठन है क्या। सहस्वर पठन है क्या, इसके बाद में इसके साथ ही साथ आज हम ये भी समझना हमारे लिए आवश्यक है और समझ लेना चाहते हैं, आपके साथ चर्चा करना चाहूँगी कि सहस्वर पठन का शिक्षा में महत्व क्या है। क्योंकि भाषा शिक्षण की हम बात कर रहे हैं, शिक्षण की बात कर रहे हैं और शिक्षा के जो 4 आधारभूत स्तंभ है हमारे, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, इसमें इनका शिक्षा से क्या महत्व है। तो सहस्वर पठन की शिक्षा में महत्व की जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले महत्व को हम देखते हैं प्रतिदिन की आवश्यकता। आप प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल उठते हैं, उस उठने के साथ साथ ही आपकी प्रतिदिन की आवश्यकता है कि आप अपने गुरुजनों को, आप अपने अभिभावकों को, आप अपने अग्रजों को और अनुजों को, सबको प्रतिदिन अभिवादन करते हैं, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जो भी आपकी परंपरा है वो आप करते हैं। और उसके बाद में आपको भोजन की आवश्यकता है, आप कहीं जा रहे हैं, आपका वार्तालाप हो रहा है, आपकी बातचीत हो रही है, इन सब के लिए पठन की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे बड़ी पठन की जो आवश्यकता है वो है न कि दैनिक समाचार पत्रों को आप पढ़ते हैं, विद्यालय में आप जाते हैं तो आप पुस्तक को पढ़ते हैं, अन्य बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनको आप पढ़ते हैं। तो दैनिक जो हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता है, इसका ये हमारी आवश्यकता है कि इससे हमारा सहस्वर पठन का शिक्षा में महत्व है। सहस्वर पठन का शिक्षा में दूसरा जो महत्व है वो होता है आत्मविश्वास में वृद्धि।
आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप विद्यार्थी के रूप में और आप निर्देशक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, अभिभावक के रूप में और संबंधी के रूप में आपने देखा होगा कि अल्पभाषी जो लोग होते हैं वो ये कहना तो अतिशयोक्ति होगा कि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, लेकिन यदि हम स्वर के साथ किसी चीज़ को या किसी वस्तु को, किसी लिखित सामग्री को पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास में वृद्धि में, क्योंकि हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, हमें कोई सुन रहा है और हमें सुनने के साथ साथ जब हम 1 बार 2 बार 3 बार अपनी बात को कहते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और शिक्षा में सफलता का एक मूल मंत्र है वो है आत्मविश्वास। ज्ञान को प्राप्त कर लेना जितना सरल है उतना ही उस ज्ञान का प्रचार और प्रसार और उसके अभिव्यक्ति मुश्किल है। तो आत्मविश्वास यदि आप में होगा तो निश्चित रूप से आपने जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान है उसको आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि स्वर पठन जो है उसका शिक्षा में एक महत्व ये भी है कि विद्यार्थी में, शिक्षक में और जो भी पाठक है, जो भी पढ़ने वाला है, उसमें आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उच्चारण की शुद्धता, पाठक जो होता है वो निरंतर जब उस पठन प्रक्रिया से गुजरता है, वो पढ़ता है, तो पढ़ेगा जब, तो निश्चित रूप से आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जब पढ़ रहे हैं तो श्रोता कोई और है, श्रवण कोई और कर रहा है, और जब आप किसी को सुन रहे हैं तो पाठक कोई और है। इस दोनों पठन और श्रवण की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें शब्दों के, वाक्यों के उच्चारण का बड़ा महत्व है। और जब हम बोलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सामने जो श्रोता है, हमारे शिक्षक हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारी मित्र मंडली है, जो भी है, वो हमें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान करवाती है। और साथ ही साथ धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार और विकास होता है, हमारी अनुभवशीलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पठन से हमारे उच्चारण में शुद्धता आती है और शिक्षा में उच्चारण का बहुत अधिक महत्व है। मनोरंजन का साधन, पठन जो है वो केवल प्रतिदिन की आवश्यकता, आत्मविश्वास में वृद्धि और उच्चारण की शुद्धता तक ही सीमित नहीं रह जाते हैं। सस्वर पठन जो है वो मनोरंजन का भी साधन है। जब कहीं आप लोग निकलते हैं और मान लीजिए कि आप किसी पाठशाला के, विद्यालय के, किसी संस्थान के बाहर से आप निकल रहे हैं और वहाँ पे जब आप देखते हैं कि एक स्वर में जब वहाँ पे प्रार्थना सभा का आयोजन होता है, वहाँ पर राष्ट्रगीत गाया जाता है और वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण होता है, तो निश्चित रूप से रास्ते चलता व्यक्ति भी मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसका मनोरंजन हो जाता है। भजन है, मंदिर में होने वाली प्रार्थनाएं हैं या फिर कहीं पे भी सामूहिक गान वगैरह हैं, ये जो पठन है ये हमारे मनोरंजन का हम देखते हैं, दूरदर्शन पे देखते हैं, अन्य जो यांत्रिक हमारे मीडिया के साधन हैं उन पे हम देखते हैं कि जो सस्वर पठन किसी भी, चाहे वो मंत्रों का उच्चारण हो, चाहे वो काव्य पाठ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जब वो स्वर के साथ पठन होता है तो उससे हमारा मनोरंजन होता है। सस्वर पठन में शिक्षा के महत्व में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत जो हमारा बिंदु है वो ये है कि मौन पाठ के लिए तैयार होना। अभी हमने बात करी जो पठन के प्रकारों की, तो हमने सबसे पहले कहा सस्वर पठन, उसके बाद में हमने कहा मौन पाठ करना, मौन पठन करना। सस्वर पठन जब हम करते हैं तो हम लिखित सामग्री को उच्चारित करते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, लेकिन सस्वर पठन का एक दोष है कि वहाँ उसके विश्लेषण और प्रतिक्रिया का अवसर हमें प्राप्त नहीं होता है। गहन अध्ययन, एकांकी चिंतन, मनन, प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति और विश्लेषण और संश्लेषण का जो कार्य होता है वो मौन पठन में होता है। जब हम मौन पाठ करते हैं, मौन रूप से पढ़ते हैं, तब वो होता है। तो सस्वर वाचन से हमें पढ़ने की एक महत्वाकांक्षा, एक आकांक्षा, एक अभिवृत्ति,
एक आदत हम में विकसित होती है और वो हमारे मौन पाठ के लिए आधार का काम करती है। वो हमारा एक हमारी नींव को तैयार करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मौन पाठ के लिए आधार जो है वो हमारा सहस्वर पठन है, जिसका शिक्षा में अत्यधिक महत्व है। मौन पाठ क्या है? हमने मौन पठन की बात करी, तो अब हमें ये भी जान लेना होगा कि मौन पठन आखिर है क्या, मौन पठन कहते किसे हैं। मौन पठन का शिक्षा में विशेष महत्व है, ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सहस्वर के उपरांत गहन अध्ययन के लिए मौन वाचन किया जाना नितांत आवश्यक है। स्वर के साथ आपने पढ़ लिया, आपके सामने जब आप पढ़ते हैं तो आपके सामने समाचार पत्र होता है, आपकी पाठ्य पुस्तक होती है, आपकी भाषण की, भजन की, प्रेरणादायक कहानियों की कोई भी आपके पास पुस्तक हो सकती है, लेख हो सकता है, पत्र हो सकता है, निबंध हो सकता है, उपन्यास हो सकता है। जब आप पठन करते हैं, सहस्वर पठन करते हैं, तब केवल आप उसको उच्चारित करते हैं, आप उसको पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं, स्वर के साथ पढ़ते हैं और उसका केवल पठन करते हैं। मतलब कि आप उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं और बस पढ़ रहे हैं। लेकिन मौन पठन जो होता है उसमें आप एकाग्रचित होकर के गहन अध्ययन से उसको पढ़ते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं, विश्लेषण संश्लेषण करते हैं और उसके बाद अपनी प्रकृति क्रिया को व्यक्त करते हैं। तो इसलिए जो मौन पठन है वो हमारा कम समय में अधिक चिंतन और मनन का एक विकल्प हम कह सकते हैं। शिक्षा के उच्च स्तर पर अधिकांशतः मौन पठन किया जाता है, क्योंकि शिक्षा का जो उच्च स्तर है वहाँ पर सहस्वर पठन की उतनी उपयोगिता नहीं होती है। सहस्वर पठन हमारा जो है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए है, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए है, और इसी भांति जो हमारा मौन पठन है वो हमारे उच्च स्तर की जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक और उससे ऊपर जो हमारी उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसके लिए अधिकांशतः मौन पठन किया जाता है। इस प्रकार से मौन पठन और मौन पाठ का अभिप्राय हुआ ज्ञान को आत्मसात कर लेने की क्रिया, यानी जो ज्ञान आप मौन पढ़ करके प्राप्त कर रहे हैं उसको अपने अंदर समाहित कर लेना, उसे आत्मसात कर लेना। मौन पठन का शिक्षा में महत्व। मौन पठन क्या है ये जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर विचार करते हैं कि मौन पठन का आखिर शिक्षा में महत्व क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मौन पठन होता है वो अभी भी मैंने आप लोगों से कहा कि वो चिंतन और मनन की एक प्रक्रिया है, वो एकाग्रचित होकर के किया जाता है, उसका विश्लेषण और संश्लेषण संभव है। तो इसलिए उसका शिक्षा में महत्व है कि एक तो वो तीव्र गति से होता है, तेजी से होता है। आप जब सहस्वर पाठ करते हैं, सहस्वर पठन करते हैं, तो उस समय आपकी जो शक्ति है या आपकी जो ऊर्जा है वो उस स्वर को अपने मुख से बाहर निकालने में, बोलने में लगती है। लेकिन जब हम मौन पाठ करते हैं तो हमारा मौन पाठ में हमारा जो मुख है उसका उपयोग नहीं होता। हमारा जो मस्तिष्क है और हमारी जो आँखें हैं और हमारा जो चिंतन और मनन का है वो उसमें लगता है, और इस प्रकार से मौन पठन की जो गति है वो बढ़ जाती है और वो तीव्रता से हमें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें समय की बचत होती है, क्योंकि बोलने में हमारा समय अधिक लगता है, और जब हम पठन करते हैं तो वहाँ पे स्वाभाविक है कि हो सकता है अगर हमारे सामने कोई श्रोता है तो वो वहाँ पे श्रोता अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करे और वो हमारा समय जो सीमा है या समय का प्रबंधन है वो गड़बड़ा जाता है और उसमें समय हमारा ज़्यादा लग सकता है। इसके साथ साथ विद्यार्थी अधिक देर तक पढ़ सकता है। मैंने अभी भी पहले भी आपसे कहा है कि ऊर्जा का संचय होता है मौन पठन में, और सहस्वर वाचन में ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा हमारी जो है वो लगती है। तो ऊर्जा का जब हम संचय करते हैं, तो जब ऊर्जा हमारे पास अधिक होती है तो स्वाभाविक है कि उसमें हम अधिक देर तक उस ऊर्जा का जो बची हुई ऊर्जा है उसमें हम मस्तिष्क को अधिक देर तक उपयोग में ला सकते हैं और अधिक देर तक हम उसको पढ़ सकते हैं। तो मौन जो पठन है उसमें विद्यार्थी काफ़ी समय तक, काफ़ी देर तक बैठ करके पढ़ सकता है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकसित होना।
स्वाध्याय होता है स्वयं अध्ययन करना, और उस स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकसित होती है मौन पठन में, क्योंकि पठन सहस्वर पठन जो है उस सहस्वर पठन में स्वाध्याय नहीं है, उसमें शिक्षक विद्यार्थियों के लिए पठन करता है और विद्यार्थी कक्षा में निर्देश दिए गए अनुदेशों और निर्देशों का पालन करता है, या फिर जो हमारे समाचार पत्र हैं या जहाँ पे हम भाषा का प्रयोग करते हैं और जहाँ पे हमें भाषण देना होता है, वाद विवाद होता है, वार्ताएं होती हैं, शैक्षिक वार्ताएं होती हैं, वहाँ पे हम अन्य लोगों के लिए सुनाने के लिए श्रवणकर्ता को ध्यान में रख कर के हम सहस्वर पठन करते हैं। लेकिन जो हमारा मौन पठन होता है वो अपने स्वयं के लिए होता है, इसीलिए कहा गया है कि इसमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, स्वयं बैठ कर के पढ़ने की होती है। और ये जो उच्च कक्षाएं हैं और उच्च स्तर की शिक्षा है उसमें यह बहुत ही उपयोगी है। विद्यार्थियों में एकाग्रता विकसित होती है। जब मौन पठन किया जाता है तो निश्चित रूप से जो पाठक है, जो विद्यार्थी है, उसमें एकाग्रता विकसित होती है, क्योंकि उस समय उसका पूरा ध्यान समस्त उसकी जो उसके नेत्र, उसका मस्तिष्क और उसकी सारी चीज़ें जो है वो एकाग्र होकर के केवल उस ज्ञान को ग्रहण करने में लगी हुई है, और ऐसी स्थिति मौन पठन में ही आ सकती है। तो मौन पठन जो है हमारा वो शिक्षा में एक महत्वपूर्ण चरण है, और मौन पठन के बिना हमारी शिक्षा अधूरी रहती है, ये कहना गलत नहीं होगा। मौन पठन का शिक्षा में महत्व की बात करने के बाद अब जो तीसरा हमारा पठन का प्रकार है, संवेद पठन क्या है, इस पे हम बात करेंगे, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। संवेद पठन, संवेद और सामूहिक पठन। सबसे पहले तो ये जान लेना आवश्यक है कि संवेद और सामूहिक पठन है वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। संवेद एक साथ, सामूहिक समूह में करना। लिखित साहित्य, लेख, पाठ सामग्री को विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में उच्च स्वर में सामूहिक रूप से जब पढ़े जाने जाता है तो उसे हम संवेद पठन कहते हैं, सामूहिक पठन कहते हैं कि एक साथ पढ़ा जा रहा है। संवेद पठन प्राथमिक कक्षाओं में प्रभावशाली रहता है और इस विधि से विद्यार्थी पाठ और ज्ञान दोनों को ही शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आप याद कर रहे होंगे कि चाहे आपको कविता पाठ कराया गया है, चाहे आपको प्रार्थना सभा करवाई गई है, चाहे आपको और कोई चीज़ करवाई गई है, पहाड़े याद करवाए गए हैं, जो भी करवाया जाता है वो संवेद स्वर में। ऐसे ही जब विद्यालयों में गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है या राष्ट्रगान गाया जाता है, राष्ट्रगीत गाया जाता है, या और कोई अगर प्रार्थना हम कर रहे हैं तो वो संवेद स्वर में करते हैं और वो हमें कंठस्थ हो जाती है। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि पूजा की कोई विधि है, कोई गायत्री मंत्र है, चाहे वो फिर आपके कोई भी स्तुति है या कोई भी श्लोक है, उनको रटने की अपेक्षा यदि सस्वर बार बार यदि उसका पठन किया जाता है तो वो आसानी से, शीघ्रता से और स्वाभाविक रूप से वो याद हो जाती है। तो इसको कंठस्थ नहीं करना पड़ता है। तो संवेद पठन जो है हमारा वो सामूहिक पठन भी है। संवेद पठन का शिक्षा में महत्व है। संवेद पठन दो या दो से अधिक जो व्यक्ति है ये मिलकर के उच्च स्वर में जब किसी लिखित सामग्री अथवा पाठ को पढ़ते हैं तो उसे हम संवेद और सामूहिक पठन कहते हैं। अधिकांशतः प्राथमिक कक्षाओं में संवेद और सामूहिक पठन का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में 2 से 5 विद्यार्थी संवेद पठन करते हैं और शेष उनका अनुकरण सामूहिक रूप से करते हैं। संवेद कक्षा में प्रारंभ की कक्षाओं में, जब प्रारंभ की कक्षाओं में बालक केवल अनुकरण से सीखना चाहते हैं तो उस अनुकरण की स्थिति में संवेद पठन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आपने मंदिरों में देखा होगा, आपने पाठशाला में देखा होगा, आपने विभिन्न संस्थाओं में देखा होगा, वहाँ पर जो भी पठन होता है वो सामूहिक रूप से
होता है सामूहिक रूप से उसे पढ़ाया जाता है। और आप एक बार लौट जाइए अपने विद्यालय की ओर, अपने बचपन की ओर लौट जाइए, या मैं ये कहूँगी कि अपनी प्राथमिक कक्षाओं की ओर लौट जाइए। आप वहाँ पे देखेंगे कि आप जब विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में वहाँ पर जो प्रार्थना सभा हमारी होती है, उस प्रार्थना सभा में 2, 5 और 8 विद्यार्थी आगे खड़े हो जाते हैं। वो निर्देशित भी करते हैं, उसके बाद निर्देशन करने के साथ साथ वो प्रार्थना सभा कराते हैं, जिसमें 2 पंक्तियाँ वो विद्यार्थी जो आगे की पंक्ति में खड़े हैं पहले पठन करते हैं, उसके बाद बाकी समस्त विद्यार्थी समवेत पठन करते हैं, सामूहिक रूप से उसका अनुकरण करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और सामूहिक रूप से पढ़ते हैं। आज हमने पठन के जो विभिन्न प्रकार हैं, वो पठन के विभिन्न प्रकारों में हमने चर्चा करी है कि पठन के प्रकार कौन कौन से हैं। पठन के प्रकार हमारा पुनः मैं ये आप लोगों को दोहरा देना चाहती हूँ कि पठन के प्रकार में सबसे पहले हमारा आता है सस्वर पठन, स्वर के साथ में पढ़ा जाने वाली क्रिया। स्वर के साथ में जो क्रिया है वो हमारी सस्वर पठन है। सस्वर पठन के बाद में दूसरी जो हमारा पठन का प्रकार आता है वो हमारा आता है मौन पठन। जो हमने सस्वर पठन किया उस पठन को आत्मसात करने के लिए, अपने अंदर समाहित करने के लिए, जब हम उसे एकाग्र होकर के शांत चित्त से मौन रह करके जब हम उसका पुनः पठन करते हैं तो वो हमारा मौन पठन होता है। और मौन पठन में हमारे विश्लेषण और प्रतिक्रिया के अवसर हमें उपलब्ध होते हैं। सामूहिक और समवेत पठन, समूह में जो पाठ किया जाता है, पढ़ा जाता है, पठन किया जाता है, एक समूह में एक साथ जो किया जाता है वो हमारा है समवेत पठन। इन सभी जो पठन के प्रकार हैं इनका शिक्षा में बहुत महत्व है, क्योंकि शिक्षा हमारी जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। जब बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले वो सुनता है, और श्रवण जब बालक करता है तभी बालक वाचन कर पाता है। वाचन करने वाला बालक पठन कर पाएगा, और जो पठन करने में सक्षम होगा वही बालक निश्चित रूप से लेखन कर पाएगा। तो जो शिक्षण अधिगम के में जो शिक्षण है, उस शिक्षण के जो 4 हमारे प्रतिबिंब स्तंभ जो हमारे हैं, उन चारों स्तंभों में पठन अत्यंत आवश्यक है। आपने अपने दादी नानी या उससे भी आगे की एक पीढ़ी की हम बात करें तो देखा होगा कि पठन आवश्यक शिक्षा में इसलिए भी है क्योंकि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप अपने ज्ञान का विस्तार और विकास नहीं कर सकते हैं। पठन करने वाला व्यक्ति ही निरंतर, इस बात से मैं असहमत नहीं हूँ और आप भी नहीं होंगे कि जिसे पढ़ना नहीं आता वो बुद्धिजीवी नहीं है, या उसमें ज्ञान की कमी है, या उसमें अनुभव की कमी है। लेकिन पठन में अनिवार्यता ये है कि पढ़ने वाला व्यक्ति देश और विदेश, वो केवल श्रोता तक सीमित नहीं रहता है। श्रोता के बाद भी वह आगे अपना पढ़ करके समाचार पत्रों से, पुस्तकों से, उपन्यासों से, विभिन्न माध्यमों से वो पढ़ सकता है। तो पढ़ना जीवन में बहुत ही आवश्यक है, और शिक्षा के लिए तो पठन आवश्यक है, क्योंकि केवल श्रोता रह के तो आप शिक्षार्थी बन नहीं सकते। शिक्षार्थी के लिए तो आपको पहले श्रवण करता होना होगा, और श्रवण के बाद में आपको पाठक बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आज हमने पठन के प्रकार और उनका शिक्षा में कितना महत्व और योगदान है, इस विषय पर चर्चा करी। मैं आशा रखती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि निश्चित रूप से आप भी अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में जो पठन के प्रकार हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी उपयोगिता है, और पठन
का शिक्षा में क्या महत्व है, इस चीज़ से को आज भली भांति समझ पाए होंगे, इससे लाभान्वित हुए होंगे। NIOS के DLED के इस कार्यक्रम में जो भाषा शिक्षण में हम पठन के ऊपर आज हमने विस्तार से चर्चा करी, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ और इतना कह कर के अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आप सबको नमस्कार करती हूँ। नमस्कार।